सुप्रभात। कल हमने पृथ्वीराज रासो के बारे में देखना प्रारंभ कर दिया था। तो पृथ्वीराज रासो जो है वह पृथ्वीराज रासो एक अच्छे कवि माने जाते हैं। उसके जन्म के बारे में हमने देखा नहीं है, चंदवर दाई को ही हमने देखा था। तो कयामत सुवत को कल हमने देखा था। तो पृथ्वीराज रासो की जो पृथ्वीराज रासो के जीवन परिचय हम देखते हैं। तो पृथ्वीराज रासो में अबू के यज्ञकुंड से 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति तथा चौहानों के अजमेर में राजस्थान से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का वर्णन इसमें सविस्तर मिलता है। इस ग्रंथ की जानकारी के अनुसार पृथ्वीराज चौहान क्षर्णोराज के पौत्र थे। क्षर्णोराज के पुत्र क्षर्णोराज के पुत्र सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल की कन्या से हुआ। अनंगपाल को 2 कन्याएं थी जिनके नाम सुंदरी और कमला थे। सुंदरी का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल के साथ हुआ और इनके पुत्र है जयचंद राठौड़। कमला का विवाह सोमेश्वर से हुआ और इसके पुत्र है पृथ्वीराज। अनंगपाल ने अपने पोते पृथ्वीराज को गोद लिया। इससे दिल्ली और अजमेर का यानी राज्य एक हो गया। यह बात जयचंद को नहीं जांची है। जैसे हम देखते हैं पृथ्वीराज चौहान जो है दिल्ली और अजमेर यानी दिल्ली के उनके नाना जी जो है, तो ये नाना जी उन्हें गोद ले लेते हैं। उन्हें पुत्र नहीं था, 2 ही सुंदरी और कमला ये 2 लड़कियां थी। और इससे ये क्या है यानी अपने पौत्र को वे यानी गोद लेते हैं। इससे मूल उनका राज्य जो है पृथ्वीराज चौहान का वह है अजमेर का। वे अजमेर के राजपुत्र थे और फिर उन्होंने गोद ले लिया उनके दादाजी ने, अनंगपाल जी ने। इसी कारण दिल्ली जो है दिल्ली उनके अंतर्गत आ गई। लेकिन उनके जो दूसरे भाई जो है उनके मौसी का पुत्र है वह है जयचंद राठौड़। और वह जयचंद राठौड़ जो है वो जयचंद राठौड़ को उन्होंने गोद नहीं ले लिया। इसी कारण उनके मन में एक ऐसा भाव निर्माण होता है कि दादाजी ने सारी जायदाद उन्हें ही दे दी। इसी कारण पृथ्वीराज चौहान के प्रति यानी बहुत वे क्रोधित थे। उसके प्रति उनके मन में कोई भी आस्था नहीं थी। इसी कारण वे क्या कर दे जयचंद राठौड़ यानी राजसूय यज्ञ का निमित्त करके सभी राजाओं को बुलाते हैं। राजसूय यज्ञ एक वीरता का प्रतीक माना जाता है। तो हर एक राजा अपने राज्य में यानी अपना राज्य सुरक्षित रहे, क्षेम कुशल रहे, सुख शांति से रहे, इसीलिए क्या कर देते थे वे यानी राजसूय यज्ञ करते थे। और राजसूय यज्ञ के लिए सभी लोगों को यानी बुलाते हैं और सभी लोग आते भी है, सभी राजा लोग आते हैं। लेकिन क्या हो जाता है जयचंद राठौड़ सभी लोगों को बुलाते हैं, सभी राजाओं को बुलाते हैं, लेकिन अपने मौसी का बेटा जो पृथ्वीराज चौहान है उसे न्योता नहीं देते हैं। सभी राजाओं को अलग अलग कार्यों के लिए बुलाया और अपनी पुत्री संयोगिता के स्वयंवर का आयोजन किया। जैसे कहा जाता है मुंह में राम बगल में छुरी, यह कार्य यहाँ हमें दिखाई देता है। तो यानी उन्होंने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उसके पीछे उनका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य था कि उनकी पुत्री जो संयोगिता है, संयोगिता का स्वयंवर का आयोजन किया गया था। यह बात यानी उसे पृथ्वीराज चौहान को पता नहीं थी। इस यज्ञ कार्य में सभी राजा आए किंतु पृथ्वीराज नहीं आए। इससे कुपित होकर जयचंद ने उसकी स्वर्ण मूर्ति बनाकर द्वारकाल के रूप में यानी दरवाजे पर खड़ी कर दी। तो उन्हें न्योता भी नहीं दिया था। फिर वे कैसे आ जाते, अलग अलग विशिष्ट कार्यों के लिए अलग अलग राज्य लोगों को उन्होंने न्योता दे दिया था, बुलावा मान सम्मान दे दिया था। लेकिन अपने ही मौसी का बेटा यानी भाई ही है
उसे यानी न्योता नहीं दिया। बिना बुलावे कहीं भी जाना ठीक नहीं होता है। जहाँ मान सम्मान नहीं है वही जाना वर्ज होता है, जाना भी नहीं चाहिए। इसी कारण एक राजा है, पृथ्वीराज चौहान एक राजा है, वो बिना बुलावे कैसे जा सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं। लेकिन इससे क्रोधित होकर, कुपित होकर जयचंद राठौड़ ने फिर उसकी स्वर्ण मूर्ति बना ली और क्या कर दिया है, उनका जो शामियाना जो है, जो मंडप था, उसके बाहर यानी उसकी द्वारपाल के रूप में उसके वो मूर्ति रख दी। अब जब दरवाजे के खड़ी कर दी, संयोगिता पहले से ही पृथ्वीराज से अनुराग करती थी। यानी यह उनका चाचा है, चाचे भतीजी का रिश्ता है, लेकिन ये प्रेम जो है वो प्रेम अलग ही बात है। तो उनने चाचा भतीजी का रिश्ता है और वह उनसे पृथ्वीराज चौहान से अनुराग करती है। वह जब यानी स्वयंवर के लिए सभी राजा संयोगिता की राह देख रहे हैं, लेकिन संयोगिता जब अंदर आती है तब दरवाजे पर आ जाती है, तो उसी समय उन्हें एक द्वारपाल के रूप में पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति दिखाई देती है और उनके हाथ में जो वरमाला है वो वरमाला वही उनके यहाँ छोड़ देती है, गले में डाल देती है। उससे सभी लोग अचंभित हो जाते हैं, ये कैसा मामला है, ये कैसी घटना घटित हो गई। ये पहले उन्हें पता थी, जयचंद राठौड़ को पहले भी पता था, लेकिन इसीलिए उन्होंने उसे बुलावा नहीं भेजा था। उसे द्वारपाल के ही गले में माला डाल दी। जयचंद ने क्रोधित होकर संयोगिता का नदी किनारे एक महल में बंदी बना दिया। फिर वह उससे क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि सभी राजा जो आए हुए हैं हिंदुस्तान भर के, उनका अपमान हो गया, क्योंकि उन्होंने तो संयोग के लिए बुलाया है, सभी राह देख रहे हैं संयोगिता की, और वो अंदर आई भी नहीं है और उन्होंने द्वारपाल के गले में माला डाली। यह इस बात से सभी नाराज हो गए। इसी कारण जयचंद राठौड़ ने, जिसे संयोगिता का नदी किनारे एक महल था, उस महल में बंदी बना दिया है। पृथ्वीराज ने वहां जाकर उससे गंधर्व विवाह किया और उसे लेकर वहां से भाग गया। पृथ्वीराज के लोगों ने यज्ञ विध्वंस किया। रास्ते में जयचंद के सैनिकों से और पृथ्वीराज के बीच घनघोर युद्ध हुआ। है जैसे हम देखते हैं विवाह अनेक प्रकार के होते हैं, गंधर्व विवाह, राक्षसी विवाह, तो यानी प्रेम विवाह यानी ही वह गंधर्व विवाह है। जब गंधर्व विवाह यानी शाम के समय यानी सूर्यास्त होता है, उसी समय यह गंधर्व विवाह किया जाता है। तो ये पृथ्वीराज चौहान राजमती संयोगिता से यानी प्रेम विवाह कर देते, गंधर्व विवाह कर देते हैं और उससे यानी वहीं से भगा लेते हैं। और भगाने के बाद यानी जब यहाँ उन्होंने राष्ट्रीय यज्ञ कर दिया है, वहाँ यानी तपस्वी मुनि लोग यानी अपना कार्य कर रहे हैं, उस यज्ञ को भी पृथ्वीराज चौहान के जो सैनिक है वो से ध्वस्त कर देते हैं और फिर यानी उसमें युद्ध हो जाता है दोनों के बीच, यानी जयचंद राठौड़ के सैनिक और पृथ्वीराज चौहान के सैनिक, इसमें घनघोर युद्ध हो जाता है। इसी कारण कहा जाता है एक सुंदर नारी को प्राप्त करने के लिए खून की नदियां भी बहा जाती थी। यह वीरता दिखाने में कोई राजा पीछे नहीं हटते हुए दिखाई देते हैं। कभी भी उन्होंने जनता के बारे में सोचा नहीं है। पृथ्वीराज कुशलता पूर्वक भाग निकले, परंतु दुख की बात यह है कि उसके बाद पृथ्वीराज जैसे वीर पुरुष अपनी वीरता को भूलकर भोग ऐश्वर्य में डूब निकले। तो यहाँ से वे कुशलता पूर्वक संयोगिता को लेकर यानी अजमेर में पहुंच गए। लेकिन उसके बाद पृथ्वीराज चौहान जैसा लड़वैया अगर अपने देश के प्रति सचेत होता तो आज का हिंदुस्तान बड़ा बहुत विस्तृत होता, लेकिन वे सचेत नहीं रह गए, वे भोग और ऐश्वर्य में डूब निकले और इसका नतीजा यह हुआ कि
इन गलतियों के कारण जयचंद के सैनिकों का इन गलतियों के कारण जयचंद के सैनिकों का भी ह्रास हो चुका था। शहाबुद्दीन गोरी ने उस पर बार बार आक्रमण किए पर वह हार गया, किंतु पृथ्वीराज ने उसे छोड़ दिया। यही घटना बार बार होती रही। पृथ्वीराज चौहान के भी सैनिकों का नुकसान हुआ और जयचंद राठौर के भी सैनिकों का नुकसान हो गया। लेकिन ऐसा हो गया कि यानी गोरी जो है वो शहाबुद्दीन गोरी ने उस पर बार बार पृथ्वीराज चौहान पर हमले कर दिए और पृथ्वीराज चौहान पर हमले करने के कारण यानी वह उसे पकड़ लेते, लेकिन बाद में वो मानवतावादी दृष्टिकोण, विशाल भारत की परंपरा जो है शत्रु से प्रेम करना, यही बात हमें दिखाई देती पृथ्वीराज चौहान में। वे यानी शहाबुद्दीन गोरी को बार बार छोड़ देते हैं, लेकिन वह क्या कर देता है, फिर बाद में आ जाता है, फिर बाद में उस पर हमला कर देता है। शहाबुद्दीन गोरी ने उस पर बार बार आक्रमण किए पर वो हार गए, किंतु पृथ्वीराज ने उसे छोड़ दिया। यही घटना बार बार होती रही। अंत में पृथ्वीराज के दिन बड़े विचित्र परिस्थिति में गुजरे। एक दिन चंद के इशारे से पृथ्वीराज ने शहाबुद्दीन गोरी को मारा और बाद में दोनों परस्पर एक दूसरे को मारकर मर गए। बाद में यानी पृथ्वीराज चौहान अपने राज्य के प्रति सचेत नहीं रहे। इसी कारण क्या हो गया, यानी शहाबुद्दीन गोरी ने उस पर आक्रमण कर दिया और उसे बंदी बनाकर वे फिर ले गए। और फिर बंदी बनाने के कारण उनके साथ उनके चंदवरदाई के पुत्र चंदवरदाई जो है उनके साथ चले गए। लेकिन वह पृथ्वीराज चौहान पर ग्रंथ लिखना उनका यानी मुख्य उद्देश्य था, वो रह गया। फिर वे क्या कर देते हैं, यानी पृथ्वीराज के साथ जाते समय उनके पुत्र जो है जल्लन, यानी जल्लन के हाथ जो लिखा हुआ था वही उनके हाथ देकर आगे की पूरी घटना पूरी करने के लिए उनके पुस्तक जल्लन हाथ दे निकल जाते हैं। वे ऐसा कहा जाता है अपने पुत्र के हाथ में वो अपूर्ण ग्रंथ है देकर निकल जाते हैं और वहीं पे पृथ्वीराज चौहान के साथ वे रहते हैं। एक दिन वे दोनों यानी ऐसे एक निश्चय कर देते हैं कि अब हमें कुछ करना है, ऐसे हम यहाँ नहीं रह सकते हैं, एक तो मरना मारना यही है। फिर एक दिन वे ऐसी एक योजना बनाते हैं। शहाबुद्दीन गोरी से कहते हैं हम क्यों न यानी प्रैक्टिस करें, सराव करें बाण खेलने की। तो फिर वे शहाबुद्दीन गोरी के साथ बाण खेलने के लिए आ जाते हैं और फिर शब्द भेदी बाण जो है उससे वे यानी शहाबुद्दीन गोरी को मार देते हैं। और उसके बाद यानी पृथ्वीराज चौहान और चंदवरदाई एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे को शब्द भेदी बाण मारकर वही दोनों का अंत हो जाता है। तो ऐसा वीर लड़वैया होते हुए भी वह अपने राज्य के प्रति किस तरह यानी आकर्षित नहीं थे या अपने राज्य के प्रति वे यानी सतर्क नहीं थे, यह बात हमें दिखाई देती है। पृथ्वीराज का काव्य ग्रंथ भले ही रासों की प्रामाणिकता के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कई लोगों के ये तिथियां ये असंगतियां निकालते ही रहते हैं। इसी तरह उसके बारे में वे कई विद्वान कहते हैं कि अनेक विसंगतियां हमें दिखाई देती है, किंतु इनकी साहित्यिक प्रामाणिकता के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, किंतु इसकी साहित्यिक गरिमा को हम भूल नहीं सकते। इस काव्य में मुख्यतः दो रस है, वीर और श्रृंगार। इस काव्य में इन दोनों रसों का सुंदर परिपाक हुआ है। यानी इस काव्य में हम देखते हैं सिर्फ दो ही रसों का चित्रण हुआ है, यानी वे दो रस जो है वे वीर और श्रृंगार रस है। यानी दो रस से, क्योंकि उसी समय बार बार युद्ध होते थे, इसी कारण वीर रस का
प्रादुर्भाव उसमें दिखाई देता है। और फिर ये राजमहल में हम देखते हैं तो यह आदिकालीन साहित्य है। यह आदिकालीन साहित्य है, वह जनता का साहित्य नहीं है, राज दरबारी साहित्य है। इसी कारण इसमें श्रृंगार के यानी भोग लिप्सा के अनेक साधन अगर राजा के दरबार में उपलब्ध हो तो उसका उपभोग न करे तो यह आश्चर्य की बात है। इसी कारण पृथ्वीराज चौहान भी उससे अछूते नहीं रह सके हैं। वे भी भोग विलास में डूबे हुए हैं। उनके जीवन के उत्तर काल में यही चित्रण होता है कि वे भोग विलास में डूबे हुए दिखाई देते। इसी कारण श्रृंगार रस का वर्णन इसमें हो चुका है। पृथ्वीराज शूरवीर है, सलोना भावना और जवान भी है। चंद ने इस काव्य में शोभा एवं सौंदर्य के चित्रण में अपनी अपूर्व कल्पना शक्ति से काम कर दिया है। जैसे हम देखते हैं तो चंद्रवरदाई अदृश्य काव्य तक की निर्मित कर सकते थे। जालंधरी देवी की कृपा दृष्टि उन पर थी तो कयामत वध का वर्णन भी उन्होंने कर दिया था। इसी कारण ऐसे श्रेष्ठ कवि को यानी अपनी कल्पना शक्ति की गरिमा का परिचय करना यानी कोई बुरी बात नहीं है। इसी कारण उन्होंने अपनी कल्पना शक्ति का पूरा वर्णन इसमें कर दिया है। वस्तु वर्णन में रासव काल के एक सफल कवि हृदय का परिचय दिया है। नगर, उपवन, वन, सरोवर, दुर्ग, सेना और युद्ध आदि के वर्णन अनुभव बन पड़े हैं। इस प्रकार रासों में स्थिर तथा गतिशील दोनों प्रकार के दृश्यों के सुंदर वर्णन का अंकन किया गया है। तो यह जो है पृथ्वीराज रासों में हम देखते हैं नगर है, उपवन है, तो सभी इसमें दिखाई देते हैं। पृथ्वीराज चौहान जो उसके पुत्र जो जल्लन है उसके बारे में कहा जाता है, पुस्तक जल्लन हाथ दे चली गज्जन नुपकाज, यानी पुस्तक हाथ यानी उनके पुत्र जो जल्लन है उसके हाथ में देकर वे नृपकाज यानी गज्जन अपने राजा के नृपकाज के लिए वे चले गए। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है। उसमें 69 सर्ग है। प्राचीन समय के सभी छंदों का उसमें प्रयोग हुआ है। इसमें मुख्य छंद है दोहा, त्रोटक, आर्या। रासों का पिछला भाग चंद के पुत्र जल्लन ने पूरा किया ऐसा माना जाता है, क्योंकि जब वह पृथ्वीराज चौहान के साथ चले गए तब वहीं पे लेखन के लिए कोई सुविधा नहीं मिलेगी। इसी कारण उन्होंने उसके अपने पुत्र के हाथ में 2500 पृष्ठों का यह ग्रंथ माना जाता है और उसमें 69 सर्ग माने जाते हैं। 2500 पृष्ठ यानी बहुत बड़ा ग्रंथ है। उसकी पूरी जीवनी, पूरा इतिहास उसमें लिखा हुआ है। इसी कारण पृथ्वीराज रासो ये एक काव्य ऐसा माना जाता है जो इसमें यानी सभी प्रकार के यानी प्रकृति का भी चित्रण कर दिया है उसमें, जैसे नगर, उपवन यानी वन, सरोवर, दुर्ग, सेना और युद्ध आदि का भी वर्णन उसमें किया हुआ है। तो ऐसे जो है चंद्रवरदाई एक अच्छे कवि के नाते यानी एक सखा उसका उल्लेख किया जाता है। चंद्रवरदाई वे चारण कवि या राज कवि भी नहीं तो उनके सखा थे। युद्ध में कहीं भी हो राजा के साथ ही रहते थे। इसी कारण उनको कहा जाता है वे राजा के परम मित्र थे ऐसा माना जाता है। इसी कारण उसे दुर्ग सेना का वर्णन है। युद्ध आदि के वर्णन उसमें अद्भुत बन पड़े हैं क्योंकि वे हमेशा उनके साथ होते थे। इसी कारण इन्हें आंखों देखा वर्णन हम देखते हैं तो उसमें सजीवता आ जाती है। पृथ्वीराज रासो जो है बिसलदेव रासो उसमें थोड़ा सा अंतर हमें दिखाई देता है। बिसलदेव रासो जो है बिसलदेव रासो सुने सुनाए आख्यानों पर यानी नरपति नाल्य ने लिखा है। इसमें इसी कारण इसमें काफी परिवर्तन आ चुका है। लेकिन यहाँ पृथ्वीराज चौहान ने पृथ्वीराज रासो जो है वह वास्तव रूप में लिखा है। इसी कारण उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। वास्तव घटना का वर्णन उसमें आया है। उन्होंने किसी सुने सुनाए आख्यानों पर लिखा हुआ यह ग्रंथ नहीं है। इसी कारण उसमें वास्तविकता नजर आती है।
सभी इस प्रकार रासों में स्थिर तथा गतिशील दोनों प्रकार के दृश्यों के सुंदर वर्णन का अंकन किया है। यानी सुंदर, स्थिर तथा गतिशील, इसमें यानी अधूरापन कहाँ भी हमें दिखाई देता है, तो इसमें वास्तविकता का चित्रण हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यानी पृथ्वीराज रासों में यानी सभी गतिशीलता का वर्णन हुआ होता दिखाई देता है। तो पृथ्वीराज रासो यानी जैसे हम देखते हैं कि आदिकाल का नामकरण, आदिकाल की परिस्थितियां या आदिकाल की प्रतिनिधि रचनाएं, इसमें पृथ्वीराज रासो और विशलदेव रासो, यानी इसमें क्या हमें दिखाई देता है, मूल उनका उद्देश्य क्या है। यूनिट नंबर 1 पर यानी सिर्फ आदिकाल का ही वर्णन किया हुआ है। तो इसकी एक विशेषता हमें दिखाई देती है, वह है संकुचित प्रवृत्ति इसमें दिखाई देती है, सिर्फ अपने बारे में ही सोचना। तो आदिकाल की विशेषता में हमें दिखाई देता है कि यानी क्या है, संकुचित राष्ट्रीयता दिखाई देती है। संकुचित राष्ट्रीयता के कारण यानी सभी राजा जो है वह अपने ही बारे में सोचते हुए दिखाई देते हैं। संकुचित प्रवृत्ति हमें दिखाई देती है, दूसरों के बारे में सोचना यह उनके बस की बात नहीं है, वे अपने ही बारे में सोचते हुए दिखाई देते हैं। और इसी कारण क्या है, यानी यहाँ आदिकाल की विशेषता में हमें यानी सभी राजा जो है अपने अपने बारे में सोचते हैं। राजशाही है, यहाँ उसी समय लोकशाही नहीं थी, इसी कारण राजतंत्र का बोलबाला था, पंडितों का बोलबाला था। कोई यानी राजा जो है यानी शकुन शास्त्र जो है, समुद्र शास्त्र जो है, तो उस पर सोचते हुए है सामान्य जनता का बेहाल होता हुआ दिखाई देता है। जैसे आदिकाल की जो परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति हमने देखी, तो उसमें हमें यानी अशांतता, ग्रह कलह यह विशेषता दिखाई देती है। इसी कारण अशांतता और ग्रह कलह के कारण ही यानी समाज का पतन होता हुआ हमें दिखाई देता है। तो समाज का ही यथा राजा तथा प्रजा, समाज राजा ही अपने देश के प्रति सचेत नहीं होगा, अपने राज्य के प्रति सचेत नहीं होगा, तो वे यानी क्या कर सकते हैं, वे सामान्य व्यक्ति भी उससे अलग नहीं हो सकते हैं। इसी कारण ग्रह कलह राज परिवार में उच्च शिखर तक पहुंचा हुआ हमें दिखाई देता है। तो ऐसी यह ग्रह कलह और अव्यवस्था समाज के लिए घातक बन जाती है और समाज का नैतिक पतन हो जाता है। जिस देश में नैतिक पतन होता है वह देश कभी भी उभर नहीं सकता है। इसी कारण नैतिक पतन इस काल में हो गया है। यानी कोई किसी से कुछ नहीं कहता है, पुत्र अपने पिता को महत्वपूर्ण स्थान नहीं देता है, राज्य पिपासु वृत्ति दिखाई देती है, पड़ोसी राज्य के बारे में कभी सोचते नहीं है। तो इसी कारण पड़ोसी राज्य पर अगर आक्रमण हो जाता है, हमला हो जाता है, तो वे पड़ोसी राज्य के बारे में कोई सोचते नहीं है। यही स्थिति हमें उत्तरी भारत के राजा जो है हम्मीर देव है उसके साथ होता हुआ दिखाई देता है। अगर हम्मीर देव पर हमला हो गया, उसी समय अगर दक्षिण के चोल राजा उसे सहायता कर देते, तो यानी यहाँ का हिंदुस्तान का स्थान अलग ही होता है। तो ऐसे आदिकाल की विशेषता हो या राजनीतिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, इसमें सारे रूप में हम देखते हैं तो ग्रह कलह और अव्यवस्था हमें दिखाई देती है। और इस काल के कवि जो है यानी जैसे जैसे नृपति नाल है, अमीर खुसरो है, विद्यापति है, तो इसमें इन्होंने उसी समय की परिस्थिति का चित्रण कर दिया है। चंद्रवरदायी तो दरबारी कवि है, नरपति नाल भी दरबारी कवि, अमीर खुसरो और विद्यापति ये दरबारी कवि नहीं है। अपने स्वतंत्र रूप से वे इन्हें लिखान करते हुए दिखाई देते हैं। विद्यापति जो है वह कृष्ण भक्ति में यानी लिखे, उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं वह अवहट और मैथिली में लिखे हैं। अमीर खुसरो जो हम देखते हैं, अमीर खुसरो तो अलग ही व्यक्ति हमें दिखाई देता है। अमीर खुसरो ने अपने साहित्य में यानी अरबी फारसी शब्द का प्रयोग कर दिया है। यानी यह हिंदी साहित्य के
बारे में हम देखते हैं तो यह अपभ्रंशकालीन साहित्य माना जाता है। हिंदी के कई पदचिन्ह यानी अमीर खुसरो में हमें दिखाई देते हैं, लेकिन इस साल के अभ्यासक्रम में अमीर खुसरो और विद्यापति यानी अध्ययन के लिए नहीं रखे, लेकिन साहित्य का सारगर्भित अध्ययन हम करते हैं। तो इस कवियों का जाते जाते क्यों न हो, उस पर हमें दृष्टि डालनी ही चाहिए। तो अमीर खुसरो इस काल के यानी मुकरिया करने वाले हैं, या जैसे हम देखते हैं उनकी कई मुकरिया ढकोसला ये कहते हैं, वे कहते हैं कि यानी उनके जो पहेलियां है बहुत सुंदर है। वे कहते हैं एक थाल में मोती गिरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वो थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। यानी ये ऐसे ही पहेलियां बुझाते हैं, पहेलियां बताते हैं और मनुष्य को सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। एक आकाश मंडल का उन्होंने उदाहरण दिया है। आकाश मंडल में जैसे हम देखते हैं अनेक तारे होते हैं, वह गिरते नहीं हैं, इसी कारण कहते हैं एक थाल में मोती भरा, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वो थाली फिरे, मोती उससे एक भी न गिरे। एक भी आकाश मंडल से तारा गिरता हुआ हमें दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार यानी आदि काल में हम यानी सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थिति देखी, पृथ्वीराज रासो बिसलेव रासो देखा, और आदि काल के यानी आदि काल यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।